आज का पहला सवाल है हमारा। परसिस्टेंट सेल्फ इनिशिएटेड यानी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और खुद का इनिशिएटिव लेते हुए एंड एक्सप्रेसिव वे ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। और वाजे एक्सप्रेसिव दिखाने के नमूद नुमाइश वगैरह के लिए कोई नॉलेज या स्किल हासिल करना, ये क्या कहलाएगा? ऐसी ऐसा नॉलेज या स्किल जो आप खुद अपने अपनी शौक से कर रहे हैं, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से और दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे सेल्फ सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग। क्या बोलेंगे? खुद खुद की लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोले कि सेल्फ सस्टेन्ड लर्निंग। रेने डिस्कार्टे रेने डिस्कार्टे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू नॉलेज जनरेशन? रेने डिस्कार्टे जो है, इसने कौन सी दी थी? तो रेने डिस्कार्टे ने रैशनलिज्म की बात की। रैशनलिज्म होता है लॉजिक के जरिए रीजन दे के, ठीक है, नॉलेज को लेना, नॉलेज की नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक देखना, हर चीज को रीजन देना। तो ये रैशनलिज्म वाले और रैशनलिज्म के बानियों के अंदर शुमार होता है रेने डिस्कार्टे का। ठीक है, यानी ये जो और रैशनलिज्म जो हर चीज के अंदर दिमाग की, हर चीज के अंदर लॉजिक की बात करते हैं, हर चीज के पीछे रीजन की बात करते हैं। कोई चीज बगैर रीजन के उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, तो वो ये रैशनलिज्म वाले हैं। ठीक है, और रेने डिस्कार्ट ने इसकी बात की। अ टीचर मीटिंग ए स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड। उस्ताद अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, तलबा को पहली दफा मिल रहा है, तो क्या करे? वो स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाना शुरू करते हैं विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट लाइक्स एंड डिसलाइक। ये जाने बगैर कि बच्चों की पसंद नापसंद क्या है, वो आके क्लास में पढ़ाना शुरू कर दे। डेवलप रेपोर्ट विद द क्लास, जब क्लास के अंदर एक अपनी रेपो बिल्ड करें, यानी आके क्लास के अंदर उनको जो है वो उनके अंदर एक अपना ताल्लुक बनाए, बच्चों को बताए कि मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप मिल के पढ़ेंगे, आपने मेरे साथ ताउन करना है, मैं आपके साथ ताउन करूंगा। गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट, तो उससे जो है वो एक उस्ताद को ओवरव्यू दे देना चाहिए अपनी आउटलाइन। बच्चों, ये सेमेस्टर हम पढ़ आप मुझसे पढ़ेंगे और इस सेमेस्टर के अंदर हम ये चीजें जो है ना वो कवर करेंगे इस चीज के। यानी फॉर एग्जांपल, मुझे लेक्चर मिला है नया, एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने पढ़ानी है, तो मैं क्लास में आने के बाद आज अब पहले दिन अपनी क्लास के साथ डिस्कस करूंगा कि बच्चों ये जो है ना हम इसके अंदर ये थ्योरीज पढ़ेंगे, ये चीजें, इसका हमें क्या फायदा होगा, ये आउटलाइन हमें किस चीज का अहाता करती है, किस चीज के गिर्द घूमती है, ये आउटलाइन करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। तो ये बीथ बोथ बी एंड सी जो है ये सूटेबल अप्रोप्राइट बन रहे हैं। विजुअलाइजेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कांट इंक्रीज। विजुअलाइजेशन होता है जैसे हम किसी चीज के बारे में विजन, यानी कोई चीज हमारे सामने फिजिकली मौजूद होती है, विजुअल हमें नजर आ रही होती है, ये कंक्रीट होती है, तो उस चीज को करते हुए पढ़ाई के दौरान क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और मोटिवेशन बढ़ जाती है। बात ठीक है, हमारा इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ जाती है। रिटेंशन, वो चीज हमें देर तक याद रहती है, बिल्कुल याद रहती है। अडेप्टेशन, हम उसको जल्दी अडॉप्ट कर देते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस, क्या आज कोई चीज देख के लड़ने में, यानी उस्ताद पढ़ाते हुए अगर हमें चीजें दिखा रहा है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं बढ़ता। हमारी बोर्डम यानी बोर हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात भी कोई नहीं, हम बोर नहीं होते। तो यहाँ चूंकि उसने की वर्ड के अंदर यहाँ जो बात की, उसने कहा कि नहीं, कौन सी चीज नहीं होती विजुअलाइजेशन के अंदर, तो वो स्ट्रेस या बोर्डम नहीं होता। हम वहां पे क्लास के अंदर बोर नहीं हो रहे होते, स्ट्रेस फील नहीं करते, बल्कि क्लास हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। हमें ऐसी क्लास के अंदर जो जिसके अंदर चीजें करके दिखाई जा रही हो, विजुअल चीजें हों, तो हमें जो है वो क्लास उसका वो चीजें देर तक याद रहती हैं, हम उनको जल्दी अपनी विजन के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और कंसंट्रेशन आती है, हम बड़ी डीपली अटेंशन से उस चीज को देख रहे होते हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का बेसिक सोर्स कौन सा है, हमें मकासद तालीम कहाँ से मिलते हैं,
कौन हमें मकासद तालीम देता है? वो इंसानों के तजर्बात से मिलते हैं। माजी की हकायात, माजी की रवायात, माजी के तजर्बात हमें बता रहे होते हैं कि हमें मुस्तकबिल के अंदर कैसे चलना है, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हों तो हम मुस्तकबिल में कामयाब हो सकते हैं। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी हमारा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, हम इंसानों से ले रहे होते हैं, इंसान के तजर्बात से ले रहे होते हैं। तो ये होगा, ठीक है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, तमाम जो एजुकेशन के सिस्टम है किस चीज के ऊपर बेस करते हैं? हर मुल्क का जो सिस्टम है वो उसकी नजरिए के ऊपर बेस कर रहा होता है, उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोई लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, अब अगर ज्यादा हो रही है तो हम किताबें मुश्किल बना दें, कम हो रही तो किताबें आसान बना दें, ये बात नहीं है। सोशल डेवलपमेंट की बुनियाद पे ही हमारा पूरा सिस्टम नहीं खड़ा होता, स्केल की बुनियाद पे पूरा सिस्टम नहीं खड़ा होता, बल्कि नजरिए की बुनियाद पे जो है वो हमारा एजुकेशन का निजाम खड़ा होता है। पहले नजरिया होता है कि हम कौन, अच्छा कि हम अपने नजरिए से मुकम्मल हट गए हैं। हमारा इस वक्त बीइंग ए नेशन हमारा कोई नजरिया नहीं है, ठीक है, माजरत के साथ हमारा कोई नजरिया नहीं है और कोई आइडियोलॉजी नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर टर्म्ड एज, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम, कि यानी वो चीजें जो जिंदगी में उम्मीद है कि हम कर सकते हैं, और हम उसको क्या होता है वो एम होते हैं, यानी जो एक लंबे टाइम का जिंदगी का हमारा गोल होता है और वो हमारी एक लाइफ की आउटकम होती है। हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा, हम उसके लिए कोई प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल बाद ये बनूंगा, इस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम क्या होते हैं, एम होते हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं, आप बाकी चीजों का आपको पता ही है, वजाहत करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग क्या है, एवेल्युएशन, पेडागोजी, ये इररेलीवेंट्स है, इन आसान से डिस्ट्रैक्टर है। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, बीइंग अ साइंस ऑफ फिलॉसफी का मकसद क्या है? सर्च फॉर एक्टिविटी, सर्च फॉर प्रोबेबिलिटी, सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर यूटिलिटी। तो जो ये बड़ा आसान सवाल है कि फिलॉसफी का जो पर्पस है वो यूटिलिटी रियलिटी है। आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं जो है ना वो पढ़ रहा था, तो उसके अंदर क्या था कि मैंने ना एक किताब है अपने दोस्त ने लिखी हुई है, तो उस किताब के अंदर ना पास्ट पेपर था। तो मैंने वो पास्ट पेपर समझ लिया, ये फलां डिस्ट्रिक्ट, फलां प्रोवेंस का फलां ये पास्ट पेपर है। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास क्वालिफाई गाइड एम मेड, क्वालिफाई गाइड के एम मेड वाले जो है ना वो बुक वो मेरे पास आई। बताना मुनासिब नहीं है सर। उसके अंदर मैंने देखे तो वही एमसीक्यू लिखे हुए थे तरतीब के साथ, और उधर वही पेपर बने हुए हैं। मैं हैरान, मैंने कहा वहां मेंशन किया हुआ है कि ये फलां यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये केमिस्ट्री का एसएस का पेपर है फेडरल का, और उसके जो है ना ये एमसीक्यूज जो है ये हैं फादर इस तरह दिया हुआ। इधर मैं क्वालिफाई गाइड एम मेड की बुक उठाता हूँ जो कि 8-10 साल पहले पब्लिश हुई हुई है, उसके अंदर वही एमसीक्यू तरतीब से चल रहे हैं। भाई ये तो उधर से एमसीक्यू उठा के आपने उसको पेपर का नाम देना है तो ये मुनासिब नहीं होगा। खैर मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, एक बता रहा हूँ कि जी ये ऐसी चीज थी। खैर इसलिए मैं भी माजरत करता हूँ कि अगर मैंने कभी किसी को आपको ये एमसीक्यू कोट किया हो कि ये फलां से है, और अगर मैंने वहां उस बुक से लिया हो, तो उस सूरत के अंदर जो है ना वो मतलब ये नहीं है कि वो उस पास पेपर ही है। हो सकता है कि उन्होंने नाम दिया हो पास पेपर का और अंदर जो है वो मटेरियल कहीं से भी एमसीक्यू लिए हों, ठीक है। मैं खुद हैरान था कुछ पेपर इतने आसान कैसे हो गए और एक ही तरतीब से कैसे चल रहे हैं। तो आज मेरे सामने क्वालिफाई गाइड एम मेड आई तो उसी तरतीब से जो मैंने पेपर करवाया था इसी तरतीब से उधर है। फिर मैंने कहा यार ये तो बुरी बात है। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एजुकेशन लातीनी जबान से लिया गया है। तो ये क्या है? एजुकेट, एजुसेयर, एवेलुएशन एंड लर्निंग। तो जो है ना एजुकेशन का वर्ड एजुकेयर CARE और एजुसेयर CERE इन दोनों से निकला है। एजुकेयर जो होता है वो होता है ब्रिंग अप, और एजुसेयर होता है टू ड्रॉ आउट, टू ड्रॉ आउट फूटना, ठीक है। यानी वो होता है ना, इसको मैंने निशानी ये लगाई हुई है कि इनके मतलब में ना वो जो केयर होता है CR केयर,
वो होता है किसी की निगरानी करना, ख्याल रखना। तो एजुकेयर ब्रिंग अप, किसी की नमूद नुमाइश करना, उसको इसको नमूद नुमाइश कह रहा हूँ, उसकी केयर करना, उसकी अफजाइश करना, ठीक है। और एजुसेयर को मैंने फिर रखा हुआ है टू ड्रा आउट, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, मतलब भूल जाते हैं इनके। एजुसेयर का मतलब क्या होता है? टू ड्रा आउट, ठीक है। और केयर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप। हाउ मेनी लेसन प्लानिंग मॉडल्स आर देयर? लेसन प्लान के कितने मॉडल्स हैं, जरा आप बताइए। लेसन प्लान के प्लान प्लान के कितने मॉडल्स हैं? लेसन प्लान हमारे पास, मैंने आपको सिर्फ एक पढ़ाया हुआ है, शायद वो हर्बर्ट का जो लेसन प्लान है ना, मैंने आपको वो पढ़ाया हुआ है। तो जिसके अंदर हमने 5 चीजें, परिप्रेशन, एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा क्या था, एसोसिएट, 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो इसके अलावा जो ना 5E मॉडल भी हैं, 7E मॉडल भी हैं। 5E मॉडल में इंगेज, एक्टिवे, इन ई वाले सारे हैं। तो इसी तरह एक मैंने 7E मॉडल बताया था। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। तो यहाँ आप बताएं कि कौन से मॉडल होंगे। तीन की बात जो कर रहे हैं, क्या वो सर आप जिया साहब कोई नाम बता सकते हैं, तीन वाले कौन से हैं? लेसन प्लान मॉडल आर दियर, लेसन प्लान के आप 3 मॉडल कह रहे हैं। प्लीज मुझे कोई बता सकता है 3 मॉडल कौन से हैं? जी, लेसन प्लान के हमारे पास जैसे हर्बर्ट स्पेंसर है, इसके ये 5 मॉडल हैं। 5 स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। इसी तरह अगर 5E मॉडल को देखें, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं? इंगेज, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, एवेलुएट। इसी तरह इसके ये भी हैं। तो पर ये जो है ना, वो किताब एक में मैंने में भी यही देखा है। यानी कि जिस किताब से मैंने एमसीक्यू जब लिखा तो उसमें से भी यही लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। लेकिन मुझे 3 का कहीं रिकॉर्ड कोई नहीं मिला, ठीक है। ये जितने भी मॉडल हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का देख लें, 5E मॉडल देख लें, 7E मॉडल भी है एक, ठीक है। 5 से कम वाला मॉडल मुझे कोई नहीं मिला, मिनिमम 5 वाला है। तो मैं इसका आंसर 5 लगा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी के पास हो कोई 3 वाला तो मुझे बताइएगा। वहां उस किताब के अंदर 3 लिखे होते हैं कि 3 है ही कोई ना, क्योंकि उस किताब में और बहुत सी गलतियों की वजह से फिर मैं जो है ना, मैंने अपनी आपको ज्यादा प्रेफर किया अपने आंसर को, ठीक है। द बेस्ट एजुकेशन डेफिनेशन इज डैड इट इज। बेस्ट डेफिनेशन एजुकेशन की कौन सी यहाँ पे बनती है? प्रोसेस थ्रू लाइफ, की पूरी जिंदगी का अमल है सीखने का, सीखना, गेटिंग नॉलेज, नॉलेज को लेना, या ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जी ये 5 ही, अच्छा। तो जो ना एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन है ना, वो है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। ये हम पहले भी शायद कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ये एजुकेशन की डेफिनेशन है और बेस्ट डेफिनेशन कंसीडर की जाती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का मकसद क्या है? मेक स्टूडेंट मोर इंटेलिजेंट, के स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बनाना, ठीक है। अच्छा, मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, के स्टूडेंट को सोसाइटी का एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर। जी ठीक है। तो हम इंशाल्लाह सवाल हमने करने हैं 1712 तक सवाल करने हैं, ठीक है। देखते हैं कितने एक फेज में होते हैं, नहीं तो दूसरे फेज में। फ्रॉम डेफिनेट ओपिनियन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, क्रिएट गुड नेम ऑफ द नेशन। ये सवाल आसान सा सवाल है, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना। डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यानी एम ऑफ एजुकेशन हम कहाँ से लेते हैं और कौन हमें बताता है कि एम ऑफ एजुकेशन? बहुत आसान सवाल है जी, सोसाइटी। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का रियल गोल क्या है? सिक्योरिंग अ सर्टिफिकेट, कि हम कोई डिग्री ले लें, वैसे आजकल यही यही एम ही रह गया है। बच्चे कहते हैं सर हमें डिग्री मिल जाए बस। एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट एंड नॉलेज, के स्किल सीखना, हैबिट सीखना, नॉलेज को लेना, ये एजुकेशन की गोल है। ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, ट्रेनिंग करना कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, मास्टर सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट का मास्टर बनना। तो ये अच्छी डेफिनेशन जो है वो एजुकेशन की।
एजुकेशन, अच्छा हालात हर कहीं बुरे हैं। कभी कभी ना हम स्किल को बड़ा कर रहे होते हैं, हालात कहीं भी कोई नहीं। याद रखें, कोई भी मुल्क तरक्की करता है, उसके सारे डिपार्टमेंट तरक्की करते हैं। आप आज के टाइम के अंदर किसी कारोबारी से जाके मिल लेना, तो वो कारोबारी आपको बताएगा कि हम किस तरह सफर कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। जब जवाल आता है ना तो सभी पे आता है। और एक बात और याद रख लें, कैपिटलिस्ट जो हमारा निज़ाम है ना, इसके अंदर जो मुलाजमीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद देख लें, बाजारों के अंदर यकम के बाद किस तरह रौनक होती है। पहले 10-15 दिन, बाद में महीने के एंड एंड पे सारे दुकानदार वेले बैठे होते हैं। तो मुलाजमीन का होना भी ज़रूरी है। खैर अदरवाइज, या हम अपने अपने एयरपोर्ट हमने बेचने हैं और अगलों ने 10 अरब से ज़्यादा बोली कोई नहीं लगानी। तो ये एजुकेशन प्लान, जिसकी प्लान होती है ना, फॉर्मल एजुकेशन होती है। मायूस नहीं हो, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत कुछ बदलेगा, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। निज़ाम के अंदर जो बिगाड़ है या इस्लाहात के नाम पे जो कुछ हो रहा है, ये थोड़े दिनों का है। सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा दोबारा, जो है वो टीचिंग जॉब्स भी आएंगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेहरबानी करेगा। जब तक सांस है ना, तब तक हमें मायूस नहीं होना, याद रख लो, ठीक है। मतलब जो एक जिंदा दिल, आप देखिए, खुद आप देखिए, आपको जॉब भी मिल गई, यानी मुझे जॉब मिल गई है, क्या मेरी जिंदगी से मसले खत्म हो गए हैं? नहीं, मसले तो हर रोज एक नया चैलेंज होता है, एक नया स्यापा होता है, यानी हर रोज मसला होता है। तो हम, और मसले बताते हैं कि हम जिंदा हैं, और मसले बताते हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। यानी अगर यकीन करें, आपकी क्लास है ना, आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं करना, तो यकीन, मैं कुछ भी ना करूँ ना, मेरा सारा निज़ाम चलता रहेगा, तनख्वाह भी मिलेगी मुझे, और बाकी भी निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन हर रोज हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमें कुछ आगे करना है, और वो जो मुश्किलें आती हैं, जो स्यापे आते हैं, वो बेसिकली हमें आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो हम जॉब मिल भी जाए ना, तो हमारे मसले खत्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए आपने मायूस नहीं होना, बस अपनी तरफ से लईसल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला से पुर उम्मीद रहें। कभी दुआओं के अंदर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह को बताएं, सारे मसले हल कर देगा। ये जॉब देना इनके इख्तियार में नहीं है। यानी आप मेहनत भी कर लें, फिर भी आपको जॉब ना मिले। जॉब यहाँ पे 10,000 सीटें अनाउंस हो जाए, हो सकता है आपकी फिर भी जॉब ना हो, जब अल्लाह ने लिखी नहीं है तो इसलिए बिल्कुल चिल हो जाएं, काम हो जाएं, अपना दुखड़ा अल्लाह ताला की ज़ात को सुनाएं, अपने हालात उसके सामने रखें, और मायूस ना हो, बस मेहनत करते रहें। प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, अगर गवर्नमेंट में, आप इन छोटे छोटे इन इदारों में नहीं जाएं जो एक माफिया और अशराफिया लेके बैठे हुए हैं। आप बड़ा खुद अपना स्कूल बना लें, अपनी एकेडमी बना लें, कोई नया विजन लेके आए, कुछ नए आइडियाज लेके आए। तो बहरहाल मायूस ना हो। मायूस वो होगा जिसने कुछ करना कोई नहीं है। Research has shown that cooperative learning techniques are research has shown कि cooperative learning technique कौन सी होगी? प्लानिंग द एप्लीकेशन होगी, हेल्प टू प्रमोट पॉजिटिव रेजिस्ट्रेशन, प्रिपेयर द वर्किंग गाइड। यानी रिसर्च कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है ना, उसके अंदर ये होता है कि हम सारे वर्किंग प्रिपेयर द वर्किंग गाइड, मिलजुल के वर्किंग गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। पॉजिटिव रेस सबका आपस में अच्छा रिलेशन है। प्लानिंग द, पहले ऑप्शन को मुझे समझ कोई नहीं आई, दूसरे दो की आई है, तो चूंकि वो डी लिखा हुआ है, तो इस सूरत के अंदर हमारे पास और ऑप्शन कोई, हम आर लगा देते हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन के फ्लेक्सिबल रूल होते हैं, थोड़े से रूल होते हैं, या बहुत सख्त रूल होते हैं इंटरव्यू एग्जिट के। तो जो फॉर्मल होती है ना, इसके इंटरव्यू एग्जिट के बड़े सख्त रूल्स होते हैं। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट मोस्टली बाय क्रॉसपॉन्डेंस, वो एजुकेशन जो खत किताबत के जरिए हो रही होती है, क्रॉसपॉन्डेंस, उस एजुकेशन को क्या बोलते हैं? खत किताबत वाली एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसके अंदर हम डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं। ऑन्टोलॉजी किसको डील करती है? रियलिटी, वैल्यू, नॉलेज को। ऑन्टोलॉजी डील विद रियलिटी, ऑन्टोलॉजी डील विद रियलिटी। टीचर बिहेवियर आर्ट टू बी, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रॉन्ग, या आइडियलिस्टिक? टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आइडियलिस्टिक होना चाहिए, आइडियल टीचर होना चाहिए, मिसाली उस्ताद होना चाहिए, बच्चे उसकी जात को, उसकी शख्सियत को पसंद करें, ठीक है। एसेंशियलिस्ट जो है फिलासफी, ये किसके ऊपर फोकस करती है?
कंटेंट और टीचर के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, या चाइल्ड सेंटर, नीड सेंटर है चाइल्ड, ये कंटेंट और टीचर के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। असेंशियलिज्म का जो है ना इसका फिलॉसफी है, ये कहती है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और पढ़ाने वाले उस्ताद अच्छे होने चाहिए। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसके ना मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। फाउंडर है विलियम बैगले, है विलियम बैगले है, ठीक है। अच्छा, इसके दो हमारे पास ऑप्शन है, एक व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज यूनिवर्स। ये दोनों लिखे हैं, जो एक प्रोवर्ब की सूरत के अंदर है ना, वो फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी इज द व्हाट इज यूनिवर्स, यानी फिलॉसफी क्वेश्चन करती है व्हाट इज यूनिवर्स, रियलिटी, ये यूनिवर्स की बात करती है प्रोवर्ब की सूरत के अंदर। वैसे फिलॉसफी जो है वो क्वेश्चन एजुकेशन के अंदर है, तो इसको फिलॉसफी क्वेश्चन करती है यूनिवर्स के मतलब, यह ज्यादा यहाँ पे सूटेबल रहेगा। मैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन होता है स्कूल को मैनेज करने वाला, प्रिंसिपल, मैनेजर या टीचर? ये प्रिंसिपल होता है, जिसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से ड्रॉप आउट होना, इसका मतलब क्या है कि स्कूल में कभी कभी आना, परमानेंटली स्कूल को छोड़ देना, या प्रे ट्रांट, ट्रांट फ्रॉम क्लास, पे ट्रांट क्या होता है, तो ये स्कूल को छोड़ देना जो है ना, इसे हम कहते हैं ड्रॉप आउट कहते हैं। अ चाइल्ड ऑफ योर क्लास कम्स लेट, आपका बच्चा क्लास में लेट आता है, एंड सीक्स योर, और इजाजत लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, उसको इजाजत देनी चाहिए, लेकिन उससे पूछना चाहिए हाँ भाई क्लास में क्यों लेट आए हो, या गेट नोड, उससे ऐसे कहना चाहिए तुम जानते ही नहीं तू कौन है तो मैं कौन हूँ। तो ये बंदे बी ऑप्शन बड़ा आसान सा ऑप्शन और आसान ऑप्शन। करेक्टर, करेक्टर कैसे बिल्ड होता है, विल पावर से, मोरालिटी से, कंडक्ट से, बिहेवियर से, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, तो ये ऑल ठीक है कि सामने उसके अंदर वो परफॉर्म भी किया जाए, जबान का पक्का हो जो बताने वाला है, सारी चीजें। अ चाइल्ड फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद, वो बच्चा जो डिसऑर्गेनाइज्ड होम है, घर की हर चीज बिखरी हुई है, और वो बच्चा क्या, किस चीज के अंदर से मुश्किल आएगी, वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, अच्छा लेसन उसे नहीं मिलेगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, या इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर उसका मसला होगा। जहाँ जिस घर के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स होगा ना, डिसऑर्गेनाइज होंगी चीजें, तो वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर मसला होगा, कि हम वहां पे बिखरी हुई चीजों के अंदर खुद अपनी अलग से सेपरेट वहां पे स्टडी नहीं कर सकते। वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, ये वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन कैसा होगा, डिसऑर्गेनाइज के अंदर हमारे पास बड़ा अच्छा लेसन होगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, बिखरी हो। करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन कब से बिगेन होती है, मैंने एक सवाल पहले भी किस तरह आया था, तो ये हाई स्कूल जो है ना, जब मैट्रिक, जब हम चॉइस आ जाती है, आर्ट्स रखें कि साइंस रखें, परी मेडिकल रखें, इंजीनियरिंग रखें, तो ये वाले जो है ना, ये हमारे पास साइंस से, मैट्रिक से चीज शुरू हो जाती है कि हमें कौन सी जो है वो जाना, कौन सा करियर सिलेक्ट करना है। पंजाब के अंदर जो है गवर्नमेंट ने क्या कहा हुआ है कि कितने टीचर के ऊपर एक, कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, तो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। इवन इंडिया के अंदर 19 स्टूडेंट पे एक टीचर है। फ्रीक्वेंटली यूज टूल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, स्टूडेंट टीचर रेशियो, एसटीआर। मैं जिस स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था ना, 5 साल मैंने वहां पे 4 साल पढ़ाया, 1 साल फिर शहर में आ गया। स्कूल की तादाद थी 250, ठीक है, 250। हम 4 उस्ताद थे, मैं तबादला करा के आ गया जंग अपने घर के पास, और दूसरे जो टीचर थे वो ईएससी प्रमोट हो गया, अरबी किया हुआ था, प्रमोट हो गया, पीछे रह गए 2 टीचर। अब वो 2 टीचर उस 250 बच्चे को संभाले हुए थे। गवर्नमेंट, ये जो नमूना, क्या कहें, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने उस स्कूल को प्राइवेटाइज कर दिया, यानी उसको दे दिया है, ठेके पे दे दिया है। अब आप खुद सोचें कि 250 बच्चा, और 2 टीचर हैं वहां पे, उन्होंने 1-2 एनएसपी टीचर रखे हुए हैं, तो चला रहे हैं निजाम, लेकिन वो किसी प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा और उनकी मौजें लग जाएंगी। कहते नाकाम स्कूल तो वो होता है ना, जहां हम कहते हैं कि यार इस स्कूल के अंदर 20-30 बच्चे बैठे हैं, उसको दें, वो बनता है चलो दे दें, यहाँ देख ले भाई, इतने वसाइल को हम क्यों ज़िया करें, कि 4 उस्ताद कैसे दें जहां पे हमारे पास जो है वो। शेख अमजद जाग आजकल सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर तो 17वें स्केल का होता है, और वो तो उस वक्त भी 18 स्केल का था, 1900 मिलने वाला था शेख अमजद इजाज को। चले मतलब देखे ना कि अब इसमें
किसको दोष दे बंदा। फॉर कंट्री यूज द समेटिव असेसमेंट के अंदर कौन सा हमारे पास टूल यूज होता है, एग्जामिनेशन यूज होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसबी, तो एनएसबी जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खर्च करना, हेड टीचर करता है, ठीक है, मतलब वो अपने अकाउंट से निकाल के जहां जहां उसने खर्च करना होता है हेड टीचर करता है। एल&डी किसको स्टैंड करता है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एनएसबी कहते हैं नॉन सैलरी बजट, नॉन सैलरी बजट ये वो रकम होती है जो हर क्वार्टर के बाद, हर 3 माह के बाद गवर्नमेंट अपने इदारों को देती है, जिससे वो अपने रनिंग एक्सपेंडिचर चलाते हैं, जैसे हो गया बिजली के बिल वगैरह हो गया, कोई सफाई करवानी है, इस तरह छोटे मोटे अखराजात जो है इदारा निकालता है उसके लिए, तनख्वाहों से हट के, नॉन डेवलपमेंट फंड की सूरत। एल&डी होता है न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव। तो आखिर कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करना ही है ना, जो ईएसटी है कहीं तो भेजेंगे ही सही। लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव। द बेसिक पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल स्किल बेहतर करना, मेंटल फिजिकल, ये सारी सारी स्किल होनी चाहिए जो है फिजिकल में, को करिकुलर एक्टिविटीज में। द करेक्टर ऑफ गुड प्लानर, गुड प्लानर जो होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, वो बड़े पर उम्मीद होता है कि मेरी अच्छी अच्छा काम होगा, प्रोड्यूसर होता है, मोटिवेटर होता है, आलापदीद होता है। जो गुड प्लानर होता है ना वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। आल आल। तो जो गुड प्लानर होता है ना वो अपनी मिस्टेक होता है कि मुझे जिंदगी में ना ये मतलब अपने प्लानिंग के बाद के ऑप्टिमिस्टिक है कि मैं ये कर दूंगा। मोटिवेटर या प्रोड्यूसर ये जरूरी नहीं है। हाँ कह सकते हैं वैसे तो कि गुड प्लानर जो है, प्रोड्यूसर वैसे एक अलग चीज होती है ना प्रोड्यूस करना, लेकिन अच्छा प्लान होगा तो प्रोड्यूस भी होगा। कौन सा फॉर्मेटिव वाला था, कौन सा फॉर्मेटिव वाला। सवाल नंबर बता दीजिएगा। 88। तो ये तो लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव ना, ये L&D एक टेस्ट है। वो टेस्ट होता है जो तीसरी क्लास के बच्चे, गवर्नमेंट के स्कूल है ना, उनके अंदर बच्चे टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट का नाम है L&D, जिसे हम लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव कहते हैं। सबमिटिव मैंने छोड़ दिया। ये मैंने बताया ना, ये सबमिटिव वैल्यूएशन वाला, ये वाला सवाल की बात कर रहे हैं। एग्जाम नहीं, सबमिटिव जो एट द एंड होती है, तो हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं सबमिटिव के लिए, तो एग्जामिनेशन, हम यानी उसके एग्जाम लेते हैं, रिटर्न एग्जाम ले रहे होते हैं, ठीक है, उसमें रिटर्न एग्जाम मतलब उसी से आपको पता, सबमिटिव एट द एंड होती है ना बड़ी असेसमेंट, तो एग्जाम की सूरत में हो रही होती है। लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर से जज किया जा सकता है वहां की स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम करिकुलम के बारे में बात करें ना, अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तब अच्छी होगी जब उसका ताल्लुक अच्छा होगा। अगर मैं कहूँ करिकुलम या अचीवमेंट या बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करूं, तो फिर मैं कहूंगा लर्निंग आउटकम, लेकिन जहां पे मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात अच्छे होंगे, अगर टीचर स्टूडेंट का वहां पे रिलेशन अच्छा होगा तो वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई टीचर्स आर रिलेक्टेंट इन यूजिंग मीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत सी रीजन है कि टीचर जो है ना वो मीडिया क्यों नहीं यूज करते। इसकी मोस्ट कॉमन वजह क्या है, द डिफिकल्टी इंटीग्रेटिंग देम इन करिकुलम, कि मुश्किल है कि वो अपने आप को इंटीग्रेट करिकुलम, इंटीग्रेटेड देम इन करिकुलम, करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाते। द लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टीचर टू न्यू कमेंट, नई टेक्नोलॉजी के साथ टीचर्स का एक्सपोजर कम है, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। दे आर इनकेपेबिलिटी डाइवर्स द नीड ऑफ द लर्नर, के उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिफरेंट लर्नर की बात, एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल टेक्नोलॉजी इन द कम्युनिटी। सर ये कैसे बता रही हैं मैडम महविश गफ्फार, तो द एक्सेसिव अवेलेबिलिटी, क्या टेक्नोलॉजी का हमारी लोकल सोसाइटी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल है, अवेलेबल है, तभी हम
मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता टीचर, ये तो नहीं जवाब बनेगा ना। तो असर यही है कि टीचर का ना कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, टीचर का ज्यादा एक्सपोजर नहीं है टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसीलिए टीचर जो है टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल अपोजिट साइड है ना। इंपावरमेंट किसे कहते हैं? इंपावरमेंट है, मेरे पास पावर है जी, तो पावर है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्शन दूंगा। तो इंपावरमेंट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिंग, इंपावरमेंट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो मोस्ट नॉलेज फ्रॉम विच फॉलोइंग, किस लेवल पे होती है? फर्स्ट लाइन में जो शुरू वाले मैनेजर जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, सीईओज या मिडिल मैनेजर या टॉप मैनेजर? कंट्रोल के अंदर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर, निगरानी कर रहे होते हैं, एक चीजों को देख भाल रहे होते हैं। और पावर के अंदर हम ये कहते हैं, ये वैसे सिमिलर टर्म्स ही हैं, थोड़े बहुत फर्क के साथ हैं। तो इम्पावरमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्ट करते हैं, पावर है इसके पास तो वही डायरेक्ट करता है। तो मैं इसको ये लगा रहा हूँ, इसको मजीद देख लीजिएगा। जिसके पास पावर होती है वो डायरेक्शन भी वही देता है ना, उसकी बात सुनी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा, ऑर्गेनाइज तो होता है वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन, वो एम्पावरमेंट में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। सवाल ये है कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्यों नहीं है और डायरेक्टिंग क्यों है? ठीक है, तो पावर है तो वो डायरेक्शन वही देगा। तो ये वाला एम्पावर है, ये कुछ चीजें ऐसे हैं जिनके कीवर्ड्स को आपने रट्टा लगा लेना होता है कि एम्पावरमेंट है तो हम डायरेक्शन, डायरेक्टिंग कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं जहां हम चीजों को सिस्टमेटिक वे के अंदर उनको अरेंज करना, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन करना, हर एक बंदे को उसके जो जिम्मे काम है वो लगाना, वो चीजें होती हैं। अच्छा, फर्स्ट टेक्निकल जो स्किल्स होती है ना, फर्स्ट लाइन जो शुरू वाले मैनेजर होते हैं ना, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, जो शुरू वाले मैनेजर होते हैं। ठीक है, दरमियान वाले में ह्यूमन और आखिरी वाले में मैनेजमेंट स्किल टाइप होने चाहिए। You are ask your student to illustrate what they have understand from what they have read। आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया जो आपने पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल यू आर रेफरेंस, कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल आप बताएंगे? इसका आंसर होगा जी रेलिया, रियलिज्म से निकला है, हकीकत से निकला है। यानी आप अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि टू इलस्ट्रेट व्हाट दे हैव अंडरस्टूड। क्या मुझे बताओ, अब इसके अंदर जो है ना रीड की बात हो रही है, इसका जो होती है ना रियलिज्म, रियलिज्म या रेलिया, वो होता है जो हमारी रियल लाइफ का कोई चीज होता है जिसको हम अपने हाथ से कर रहे होते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ सिचुएशन, वो चीज को कर रहे होती हैं। तो जब हम किसी चीज को नॉन ग्राफिक, हम प्रोजेक्टेड विजुअल के जरिए इस तरह करके देख रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रिंटेड विजुअल ग्राफिक मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन वो रियलिज्म, रियल नहीं होगा, हकीकत पे मबनी नहीं होगा। विच आर द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च प्रपोजल, प्रपोजल के अंदर क्या होना चाहिए? रिसर्च एकेडमिक स्टेटस एंड एक्सपीरियंस, जो उसके अंदर एकेडमिक स्टेटस और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा डिफिकल्टीज इनकाउंटर विद द प्रीवियस रीडिंग ऑन द टॉपिक, कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर इसके मतलब डिफिकल्टी क्या है, रिसर्च में ये ज्यादा अप्रोप्राइट है। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होंगे ना, तो आप उसके अंदर बताएंगे कि मेरी ये मेथोडोलॉजी होगी, ये मेरी पॉपुलेशन होगी, और मैं, ये पॉपुलेशन क्यों होगी, ये मेरा टॉपिक क्यों है, ये इस तरह की बातें आप लिख रहे होंगे कि मैं ये स्टडी क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका फायदा होगा। सिंथेसिस रिक्वायर, सिंथेसिस के अंदर क्या होती है? फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल, एक नया स्ट्रक्चर मटेरियल हम क्रिएट करते हैं फॉर्म साइंस में। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, कि हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल, यूज द मटेरियल इन द न्यू सिचुएशन। तो सिंथेसिस के अंदर ना हम नई चीज बना रहे होते हैं, कोई चीज बनाना, कोई नया स्ट्रक्चर करना। क्या हो गया, मेरे लगता है माउस की बैटरी खत्म हो गई है। ओहो, ये मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ लैपटॉप का। सॉरी सॉरी, पहला ऑप्शन इसे है कि उसमें हम नई बना रहे होते हैं। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन ऑफ करिकुलम इज टिपिकली कंडक्टेड, जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है कहाँ पे कंडक्ट करते हैं? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम और कोर्स, ड्यूरिंग करते हैं। और उसके अलावा ये ना, मैंने हाइपोथेसिस तो नहीं कहा, सिंथेसिस कहा है मैंने। ठीक है, सिंथेसिस चीजों को इकट्ठा करके उसको नई चीज फार्मूलेट करना होता है।
फॉर्मेटिव वैल्यूएशन जो होती है ये ड्यूरिंग द डेवलप ड्यूरिंग होती है ना फॉर्मेटिव, तो वो होगा, बाकी तो इन्वॉल्व और इन्वॉल्व की है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट फॉर प्रोग्राम और कोर्स, तो ये वाली होती है, ये ए इसका ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग की बात आई है ना। फॉर्मेटिव है तो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है। हाउ डिड Vygotsky व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट? Vygotsky कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे देखता है? ही saw डेवलपमेंट एज जेनेटिकली प्रीडिटरमेंट। वो देखता है कि जो डेवलपमेंट है ये प्रीडिटरमाइंड है, किसे कैसे बढ़ाना। ही सा डेवलपमेंट एज सब्जेक्ट टू म्यूटेशन ड्यूरिंग इट्स कोर्स। ही प्रपोज दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। अब देखो ना, ये Vygotsky की थ्योरी को हम कहते हैं SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज। अब ये देखो यहाँ पे कल्चर का वर्ड आ गया, कल्चर कंटेक्स्ट, तजर्बात की बात हो रही है, ये कीवर्ड हमें यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं जो Vygotsky के अनुसार बात करते हैं। Vygotsky डिफर्ड विद प्याजे इज डैट। Vygotsky जो है प्याजे से मुख्तलिफ है, किस सेंस में? Vygotsky थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। Vygotsky थ्योरी कहती है कि लर्निंग जो है वो होती है, लर्निंग के बाद डेवलपमेंट होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। Vygotsky कहता है लर्निंग, जबकि जो जीन प्याजे कहता है वो कहता है डेवलपमेंट पहले होगी, डेवलपमेंट लीड लर्निंग, जबकि ये कहते हैं कि लर्निंग लीड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ही इनका ठीक है। बाकी ये स्टेनलेस श्वेत यूनियन प्रोसीड, ये बाकी उसके ऑप्शन नहीं है। वैसे क्या इतने सवाल ठीक हैं कि अगले 12 सवाल कर लें? ये बड़ा सेशन एंड हो रहा है। कितने सवाल ठीक है, 12 के लिए दोबारा कर लें? ओके जी, जैसे ही क्लास एंड होगी तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट 12 सवाल हम जो है वो और करेंगे। ठीक है।